नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए मुकदमे में। मुकदमा दिल्ली और बंबई दोनों से जुड़ता है, तो आज हम चर्चा करेंगे इस दो मुकदमे की जिसके दारो मदार में आपकी मेहनत का कमाई का हिस्सा सवालिया निशान पे खड़ा है। अपनी मेहनत से ताउम्र आपने जो संपत्ति खड़ी की है वह मिनटों में, सेकंडों में कैसे आपके हाथ से फिसलकर आपके न चाहने वालों के हाथ चली जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आप चाहे दोष बाद में जिसको भी दें, प्रथम दृष्टया आप दोषी हैं। ऐसा अमूमन 90% चांस आपकी गलती से होता है ना। अजीब सा मामला। एक एक पैसे बचाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं, रंग रोगन करवाते हैं और आप उसको अपने बुढ़ापे की या अपने जाने के बाद अपने बच्चों के लिए सुरक्षित छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन आपका सपना धराशायी हो जाता है। कैसे? पहला सवाल, इन दो घटनाओं से समझें कि क्या आपके आसपास आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा घटित होने की आशंका लगती है, दिखती है। और निश्चित तौर पर आप कानूनी रूप से आपके साथ यह दुर्घटना न हो इसके लिए क्या सावधानियां ले सकते हैं। इस 3 भाग में मुद्दा, समस्या, आपकी गलती और समाधान, इस पर आज हम बात करेंगे। तो हम आपको लिए चलते हैं बेहद संवेदनशील मुद्दे की तरफ जो आपके अधिकारों से जुड़ा है। पहली कहानी दिल्ली से, जहां एक होनहार नौजवान अर्जुन दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है, 20 साल उसकी उम्र है। अर्जुन तनेजा अपने घर की प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी का शिकार बन गया। अब सवाल यह है कि उसके साथ धोखा कैसे हुआ, उसको भी समझेंगे और वो ऐसा या उसके घर वाले ऐसा क्या कर सकते थे कि उसके साथ ऐसा ना हो। तो इस केस के माध्यम से हम समझते हैं और जानते हैं कि इस तरह की धोखाधड़ी से आप कैसे बच सकते। अर्जुन तनेजा दिल्ली का एक होनहार छात्र, अपने पिता की मौत के बाद प्रॉपर्टी का कानूनी वारिस था। सब बेटे होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के दस्तावेज उसके चाचा ने गलत तरीके से हथिया लिए और अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिए। एक तरफ इधर था पितृ शोक और दूसरी तरफ जो पिताजी उसके लिए छोड़कर गए थे, जिसके सहारे वो अपने आगे की पढ़ाई करता, अपना परिवार पालता, अपनी मां की देखभाल करता, वो उसके हाथ से देखते देखते निकल गई और लेने वाला और कोई नहीं, स्वयं उसका चाचा था। अब उसके चाचा ने इस कृत्य को अंजाम कैसे दिया? तो चाचा ने फर्जी दस्तावेज बना लिए और अर्जुन का प्रॉपर्टी पे दावा था, उस दस्तावेज के आधार पर उस दावे को खत्म कर दिए। और जब तक अर्जुन को इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब अर्जुन के सामने सिर्फ एक ही विकल्प था, वह था बरसों तक कोर्ट के धक्के खाना, कोर्ट की धूल फांकना, कोर्ट का सहारा लेना। ठीक है, न्याय आज नहीं तो कल मिलेगा। हम कहते हैं न्याय के दरवाजे पर देर तो है, अंधेर नहीं है। लेकिन सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई? अर्जुन के पिताजी ने ऐसी नौबत क्यों आने दी? और क्या आप सब लोग जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, क्या अर्जुन के पिता की तरह काम नहीं कर रहे हैं? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है। दूसरी घटना, अब आप कहेंगे अर्जुन के पिता ने ऐसी क्या गलती कर दी और आप हमें क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैं आऊंगा उसके लिए इस वीडियो के अंतिम भाग में। फिलहाल हम लिए चलते हैं आपके बंबई। मेरे जानने वाले एक वकील साहिबा जो प्रैक्टिस नहीं करती हैं लेकिन कानून की अच्छी समझ रखती हैं, उनके चाचा भी सीए। एक फोन आया कि अजय जी, आप रियल एस्टेट को लेके, विल को लेके, सक्सेशन राइट्स को लेकर के काफी काम करते रहते हैं, मुझे एक बात बताइए। मैंने कहा जी पूछिए।
बोले मेरे पिताजी की देहांत हो चुकी है, हम 2 बहनें हैं, एक की शादी हो चुकी है, दूसरे की नहीं हुई है। तो मैंने कहा समस्या क्या है? बोली समस्या कुछ नहीं है, हर चीज का बंटवारा हो गया, पिताजी विल लिख गए, पिताजी वसीयत कर गए। अब सवाल ये आया कि जब पिताजी वसीयत कर ही गए हैं और आप लोगों को, दोनों को, बहनों को वो स्वीकार है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बोली प्रॉब्लम ये है कि अब पता चला है कि पिताजी की एक HUF है, तो उसमें कर्ता कौन बनेगा? हमने कहा ऐसे तो बड़ा जो आदमी होता है, फैमिली का जो मुखिया होता है, वो कर्ता बनता है। तो उसके लिए आप आवश्यक कदम उठा लें, और आपको पता होगा कि जिस किसी व्यक्ति ने आपके लिए HUF बनाया होगा, उनके पास ये डिटेल होगा और उनको सारी प्रक्रिया पता है कि किस तरह से किस अधिकारी को कहाँ बैंक में इन्फॉर्म करना है पिताजी की मृत्यु के बारे में, और नए कर्ता का अपॉइंटमेंट करके और वो सारी चीज़ें कार्रवाई उसको अपॉइंट कर देना है। उन्होंने कहा मामला इतना सिंपल नहीं है। हमने कहा फिर? बोली देखिए HUF का बैंक अकाउंट है। मैंने कहा ठीक है। HUF की कुछ प्रॉपर्टी है। मैंने कहा ठीक है। बोले इसका बंटवारा कैसे? तो हमने कहा अगर प्रॉपर्टी है तो हो सकता है HUF की कोई लाइबिलिटी भी हो। उन्होंने कहा हमें नहीं पता। तो हमने कहा ये सब काम करता कौन था, देखता कौन था? तो इस पर उन्होंने कहा हमारे CA साहब। तो हमने कहा CA साहब को पूछिए। तो उन्होंने कहा जी CA साहब कहते हैं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, और सौभाग्य बस CA हमारे पिताजी के भाई, मतलब हमारे चाचा ही, उन्होंने कहा मैं HUF का एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो मैंने कहा देखिए विल में तो इसकी चर्चा होनी चाहिए था। जिस व्यक्ति ने विल लिखा और जिस व्यक्ति ने लिखवाया, तो स्वाभाविक तौर पे उसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटी के विवरण होते। उन्होंने कहा नहीं है। तो जनाब उन लोगों से अपील है जो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने मेरे कहने से या अपनी जानकारी से विल को महत्व दिया है और अपना विल लिखा है। विल लिखना भर ही पर्याप्त नहीं। क्या आपका विल 100% एरर फ्री है? क्या आपका विल ऐसा है कि लिखने के बाद वह लोगों को प्रॉब्लम में नहीं डालेगा? तो इन दोनों सवालों को दिल्ली और मुंबई के जोड़कर आइए मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं। तो ये जो दोनों घटनाएं हुई, इनसे बचने के लिए कानून क्या कहता है और आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें कानून जो कहता है वो यह कहता है कि सबसे पहले तो चाचा ऐसा ना करें, आपके जानने वाले मामा ऐसा ना करें, और आपके ही बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी मिले। आप अपना वसीयत तैयार करें और इसे रजिस्टर्ड करवाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रॉपर्टी के मालिक के बाद प्रॉपर्टी का सही उत्तराधिकारी कौन होगा। दूसरा स्टेप जो आपको लेना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है या वह दावा पेश कर सकता है, तो तुरंत अखबार में पब्लिक नोटिस जारी करें। तीसरा, अपने प्रॉपर्टी दस्तावेज की सही तौर पर सुरक्षा करें, निगरानी करें। सेल डीड, पट्टा, म्यूटेशन आदि की समय समय पर जांच करें। आप मान के बैठ न जाएं कि म्यूटेशन हो गया, क्या किसी ने उस म्यूटेशन को चैलेंज किया, क्या उसमें कोई परिवर्तन की एप्लीकेशन डाल दी? तो इसकी भी निगरानी और समय समय पर इसको लेकर अपडेट रहना बहुत जरूरी है। और आपको इस पूरी प्रक्रिया में अगर पता लगता है कि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज तैयार करके आपके प्रॉपर्टी पे दावा पेश कर रहा है, जैसा कि अर्जुन के केस में हुआ, तो भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 420 धोखाधड़ी और 467 फर्जी दस्तावेज बनाने के तहत अविलंब FIR दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें। संपत्ति विवाद से बचने के लिए यह भी आवश्यक है कि परिवार के सदस्यों को वारिस का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। सक्सेशन ट्री बना के जानी चाहिए, उसका सत्यापन करा दें, उसको अटेस्टेड करा दें। तो ये कुछ जरूरी सुरक्षा के उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। विल जैसा कि बंबई में लिखा गया, लिखना पर्याप्त नहीं है। क्या वो 100% एरर फ्री था? क्या उसमें सारे लाइबिलिटीज और एसेट्स मार्क किए गए, रडार पे लिए गए? क्या उसके अंदर कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी गई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं।
इसलिए विल किसी सक्षम व्यक्ति से जो कानून को समझता हो उससे ही लिखवाएं। कहीं से बाजार में जाकर आप विल लिखा न लें, क्योंकि वह लिखा हुआ विल भी किसी काम का न होगा। आपके साथ कोई क्राइम ना हो, इसके लिए कुछ मंत्र, कुछ टिप्स जो मैं देना चाहूंगा वह है कि अपने प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज को हमेशा सुरक्षित रखें। बैंक लॉकर या डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल करें। कानूनी सलाहकार की मदद से समय समय पर इन दस्तावेजों को अपडेट करें, इनकी जांच करते रहें। अगर आपकी प्रॉपर्टी ज्वाइंट नाम पर है तो सभी सह मालिकों का नाम स्पष्ट करें, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अदालत का सहारा लें और अपने अधिकार को सुरक्षित करें। अब इसमें जो अंतिम विकल्प है कि वसीयत बहुत हद तक आपको इन परेशानियों से बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन शर्त वही है, वसीयत मददगार हो सकती है प्रोवाइडेड बनिस्बत कि इसको बनाते वक्त किसी काबिल वकील से सलाह ली गई हो, उससे लिखवाया गया हो, गवाहों की उपस्थिति में साइन हुए हों और वसीयत रजिस्टर्ड कराई गई है। तो दोस्तों, अगर अर्जुन के पिता ने और बंबई के मेरे मित्र के पिता ने सही समय पर सही तरीके से वसीयत बना ली होती तो आज अर्जुन और मेरे मित्र को अदालत का चक्कर नहीं काटना पड़ता। आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने प्रॉपर्टी दस्तावेजों को अपडेट कर लें, सुरक्षित रहें। याद रखें, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, इस संबंध में आप और क्या जानकारी चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, और यह वीडियो दूर दूर तक लोगों को पहुंचाकर उनको कानूनी सुरक्षा, उनका संपत्ति का अधिकार सुरक्षित करने में मदद करें। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।